नमस्ते दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखिए, पिछली क्लास में हमने महाराणा जय सिंह तक का संपूर्ण इतिहास देख लिया था। आज की क्लास में हम बात करेंगे महाराणा जय सिंह के पुत्र महाराणा अमर सिंह द्वितीय की। देखिए, महाराणा अमर सिंह द्वितीय, ना कि प्रथम। महाराणा अमर सिंह प्रथम कौन थे? महाराणा प्रताप के पुत्र थे। ये कौन है? महाराणा अमर सिंह द्वितीय है। इनका जो शासनकाल माना जाता है वो माना जाता है सन 1698 ईस्वी से लेकर के सन 1710 ईस्वी तक का। महाराणा अमर सिंह द्वितीय के बारे में आपको जो सबसे पहली बात ध्यान रखनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि जब महाराणा अमर सिंह द्वितीय मेवाड़ के शासक बने तो मेवाड़ के शासकों का राजतिलक कौन किया करता था? भील कबीले का भील मुखिया किया करता था। और किस प्रकार से किया करता था? अपना अंगूठा काट करके, जो उसके अंगूठे से खून निकलते थे उस खून से किया करता था। इस प्रकार से महाराणा अमर सिंह द्वितीय मेवाड़ के गुहिल राजवंश के वे अंतिम शासक थे जिनका राज तिलक भील मुखिया ने अपना अंगूठा काट करके अपने अंगूठे के खून से किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ध्यान रखना। देखिए, अमर सिंह द्वितीय मेवाड़ के अंतिम शासक थे जिनका राज तिलक भील मुखिया ने अपने अंगूठे के खून से किया था। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा क्या कहते हैं कि मेवाड़ में जो राज तिलक करने की परंपरा थी, महाराणा अमर सिंह द्वितीय के बाद में इस प्रकार की परंपरा का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। तो देखिए, एक बार लिखिए, अमर सिंह द्वितीय के बाद में भील मुखिया द्वारा राज तिलक किए जाने वाली इस परंपरा का उल्लेख नहीं मिलता। अब देखिए, आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, मैं आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूं। मेवाड़ के गुहिल राजवंश में महाराणा राज सिंह के नाम से दो शासक हुए हैं। एक महाराणा राज सिंह के बारे में या महाराणा राज सिंह प्रथम के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, और भविष्य में हम पढ़ेंगे महाराणा राज सिंह द्वितीय के बारे में। महाराणा राज सिंह द्वितीय का मेवाड़ के इतिहास में कोई भी योगदान नहीं रहा, लेकिन महाराणा राज सिंह द्वितीय ने भी क्या किया था? जो मेवाड़ में राज तिलक होता है नए राजा का, उसमें कुछ बदलाव किया था। उन्होंने किस प्रकार का बदलाव किया था? तो देखिए, मेवाड़ में जब नए राजा का राज तिलक किया जाता था तो परंपरा क्या थी? आपको शास्त्रीय विधि का पालन करना होता था और उस राज तिलक में आपको अपनी पत्नी को साथ रखना होता था। महाराणा राज सिंह द्वितीय ने क्या किया? अपने राज तिलक में शास्त्रीय विधि का पालन नहीं किया था और ना ही अपनी रानी को अपने राज तिलक में सम्मिलित किया था। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए, राज सिंह द्वितीय ने अपने राज तिलक में अपनी रानी को सम्मिलित नहीं किया था एवं राज तिलक की शास्त्रीय विधि का पालन भी नहीं किया था। तो आप इस बात का ध्यान रखना, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। महाराणा राज सिंह द्वितीय के समय जो राज तिलक में बदलाव किए गए थे वे कुछ अलग प्रकार के थे, जबकि महाराणा अमर सिंह द्वितीय ही मेवाड़ के वे अंतिम शासक थे जिनका राज तिलक भील कबीले के मुखिया ने अपना अंगूठा काट करके अपने अंगूठे के खून से किया था। देखिए, मैं आपको डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा की पुस्तक उदयपुर राज्य के इतिहास का एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, उसको आप पढ़िए, आप समझ पाएंगे। राजा के राज्याभिषेक उत्सव के अंत में एक भील मुखिया अपने अंगूठे को तीर से चीरकर अपने रुधिर से राजा के राज तिलक किया करता था। इस रीति का पता महाराणा अमर सिंह दूसरे तक तो अर्थात अमर सिंह द्वितीय तक तो लगता है। तो इसका क्या अर्थ निकला कि अमर सिंह दूसरे का राज तिलक तो मेवाड़ के भील मुखिया ने किया था, लेकिन अमर सिंह द्वितीय के बाद में इस प्रकार के राज तिलक किए जाने का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। इसके बाद में हम बात करते हैं महाराणा राज सिंह द्वितीय के समय में जो बदलाव हुए थे। देखिए, राज सिंह दूसरे के बाद अर्थात राज सिंह द्वितीय के बाद शास्त्र अनुसार रानी सहित राज्याभिषेक उत्सव होने का पता नहीं लगता। तो महाराणा राज सिंह के समय में और महाराणा अमर सिंह के समय में जो राज तिलक में बदलाव हुए थे वो दोनों आपके सामने हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से मिलान कर लीजिएगा। बिल्कुल आपको ऑथेंटिक फैक्ट ये आपको बता रहा हूं। तो एक बार देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। अब सवाल ये खड़ा होता है कि मेवाड़ में इस प्रकार की परंपरा की शुरुआत किस प्रकार से हुई थी। तो देखिए, ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ के जो गुहिल राजवंश है इसकी स्थापना किसने की थी या इसका संस्थापक कौन था? खुद गुहिल था। लेकिन गुहिल ने जब मेवाड़ के गुहिल राजवंश की स्थापना की थी उससे पहले गुहिल की परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की थी कि गुहिल को भीलों के पास में रहना पड़ता था, भील बच्चों के पास में रहना पड़ता था। वर्तमान गुजरात में एक स्थान आता है, उस स्थान को कहा जाता है इडर। गुहिल राजवंश की स्थापना करने से पहले इडर के भील कबीले के पास में रहा करता था। और वहां पे एक बार क्या हुआ कि गुहिल जब छोटा था तो छोटे भील बच्चों के साथ में खेल रहा था। तो खेल खेल में भील बच्चों ने क्या किया, इडर के भील कबीले के बच्चों ने क्या किया कि गुहिल के लिए एक पत्थरों का सिंहासन बनाया और उस सिंहासन पर गुहिल को बैठा दिया। और उन भील बच्चों में से एक भील बच्चे ने यह कहा कि मुझे गुहिल में कुछ कमी दिखाई दे रही है। तो और बच्चों ने पूछा कि आपको इसमें क्या कमी दिखाई दे रही है? तो एक बच्चे ने कहा कि इसके माथे पे टीका नहीं निकला हुआ। तब उनके पास टीका लगाने के लिए कुछ सामग्री नहीं थी, इसीलिए इडर के जो भील कबीले के बच्चे थे उनमें से एक बच्चे ने क्या किया, अपनी उंगली को फोड़ करके अपनी उंगली में से जो खून निकला
उस खून से गुहिल का राज तिलक किया था। ईडर के भील कबीले के बच्चे ने राज तिलक किया था। और यह घटना कब की है? सन 566 ईस्वी से पहले की है। और जब इस बात का पता ईडर के भील कबीले के मुखिया को, जिसका नाम मंडलीक था, जब मंडलीक को इस बात का पता चला कि मेरे भील कबीले के बच्चों ने इस प्रकार से गुहिल का कोई राज तिलक कर दिया है, तो मंडलीक ने क्या किया? तुरंत अपने भील कबीले के मुखिया के पद से इस्तीफा दिया और उसी समय गुहिल को अपने भील कबीले का मुखिया बना दिया। तो ईडर के भील कबीले के लोग ये कहते हैं कि सबसे पहले सर्वप्रथम हमने ही गुहिल राजवंश के शासक का राज तिलक किया था। और किस रीति से किया था? अपने अंगूठे के खून से किया था, अपने उंगली के खून से किया था। तो देखिए, भील मुखिया द्वारा मेवाड़ के नए राजा का राज तिलक किए जाने के पीछे दो अलग अलग धारणाओं का उल्लेख मिलता है। पहली धारणा तो कौन सी है? देखिए, वर्तमान गुजरात राज्य के अंतर्गत आने वाले ईडर के भील कबीले के बारे में कहा जाता है कि 566 ईस्वी में मेवाड़ के गुहिल राजवंश की स्थापना करने से पहले गुहिल ईडर के भीलों के पास रहा करता था। और उस समय ईडर के भील कबीले का मुखिया कौन था? मंडलीक नाम का व्यक्ति था। और मंडलीक के कबीले के बच्चों ने ही खेल खेल में सर्वप्रथम गुहिल का राज तिलक किया था। तो पहला कॉन्सेप्ट तो यही मिलता है कि जो ईडर के भील हैं, ईडर के भील ये कहते हैं कि मेवाड़ के गुहिल राजा का सर्वप्रथम अगर राज तिलक किसी ने किया था तो किसने किया था? हमारे मंडलीक के भील कबीले के बच्चों ने किया था, ईडर के भील कबीले के बच्चों ने किया था। इसके अलावा जो दूसरा कॉन्सेप्ट मिलता है वो क्या मिलता है? तो देखिए, सन 566 ईस्वी के बाद में लगभग सन 734 ईस्वी के आसपास क्या हुआ था? मेवाड़ के इस गुहिल राजवंश में एक शासक हुए थे, उनका नाम था बप्पा रावल। बप्पा रावल के जो पिता थे महेंद्र द्वितीय, महेंद्र द्वितीय ने क्या किया था? भीलों के ऊपर खूब अत्याचार किया था। इसीलिए भीलों ने बप्पा रावल के पिता महेंद्र द्वितीय की हत्या कर दी थी और वे बप्पा रावल की भी हत्या करना चाहते थे। इसीलिए बप्पा रावल ने क्या किया? भीलों से बचने के लिए वे हारित ऋषि के शरण में पहुंचे थे। तब हारित ऋषि ने क्या किया? बप्पा रावल को यह आशीर्वाद दिया कि आप जाकर के भीलों को अपने साथ लेकर के जाइए, भीलों को आप मना लीजिए और भीलों को अपने साथ लेकर के आप चित्तौड़ जाइए और चित्तौड़ को जीत करके वहां के आप शासक बन जाइए। तब बप्पा रावल क्या करते हैं? भीलों को समझाते हैं, भीलों को अपनी ओर मिलाते हैं और भीलों को अपने साथ लेकर के चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए चल देते हैं। लेकिन रास्ते में बप्पा रावल को भीलों के ऊपर शक हो जाता है। तब बप्पा रावल भीलों से कहते हैं कि मुझे आपके ऊपर शक हो रहा है, कहीं आप मेरे साथ धोखा करके मत चले जाना। तब बप्पा रावल के साथ में दो भील होते हैं, उनमें से एक का नाम तो होता है बलिए और एक का नाम होता है देवा। एक ऊंदरी गांव का भील होता है और एक ओगुना गांव का भील होता है। तो जो ऊंदरी गांव का भील होता है उसका नाम होता है बलिए। बलिए क्या करता है? उसी समय तलवार लेता है और अपना अंगूठा काटता है और बप्पा रावल के राज तिलक कर देता है। तो ऊंदरी गांव के भील ये कहते हैं कि हमने सर्वप्रथम गुहिल राजवंश के शासक का राज तिलक किया था। जबकि उसी के साथ में ओगुना गांव का भी एक भील होता है, उसका नाम होता है देवा। ओगुना गांव के भील ये कहते हैं कि नहीं, वो जो बप्पा रावल के राज तिलक किया था वो हमारे ओगुना गांव के देवा भील ने किया था। तो दूसरा कॉन्सेप्ट ये मिलता है। तो देखिए, एक बार लिखिए। इसके अतिरिक्त दूसरा मत यह है कि 1734 ईस्वी में जब हारित ऋषि ने बप्पा रावल को चित्तौड़गढ़ पर अधिकार करने हेतु कहा था, तब बप्पा रावल अपने भील साथियों के साथ चित्तौड़ पर आक्रमण करने हेतु चल पड़े। परंतु मार्ग में बप्पा रावल को अपने भील साथियों की मनसा पर संदेह हुआ कि कहीं भील मेरे साथ धोखा नहीं कर दे। इसीलिए देखिए क्या हुआ था, ऊंदरी गांव के एक भील युवक जिसका नाम क्या था? बलिए, और बलिए को वील भी कहा जाता है। बलिए ने अपना अंगूठा काटकर बप्पा रावल का उसी समय राज तिलक कर दिया था एवं मरते दम तक साथ देने का वचन दिया था। इसी समय इस ऊंदरी गांव के बलिए के साथ ही एक ओगुना गांव का भील व्यक्ति भी था, उसका नाम था देवा। तो देखिए, जब बलिए ने बप्पा रावल का राज तिलक किया था तब बलिए के साथ में ओगुना गांव का एक भील युवक भी था जिसका नाम क्या था? देवा। और जो बप्पा रावल के राज तिलक को लेकर के इन दोनों गांवों के भील आपस में क्लेम करते हैं। ऊंदरी गांव के भील तो क्या कहते हैं कि जो बप्पा रावल के राज तिलक किया गया था वो बलिए के द्वारा किया गया था। जबकि ओगुना गांव के जो भील हैं वे क्या कहते हैं कि बप्पा रावल का जो राज तिलक किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? ओगुना गांव के भील देवा के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार से कुल ये तीन कॉन्सेप्ट हैं। और देखिए, जो ऊंदरी गांव है वर्तमान में कहां पर आता है? देखिए, ये जो ऊंदरी गांव है वर्तमान में उदयपुर की गोगुंदा तहसील में आता है और ओगुना गांव कहां पर आता है? वर्तमान में उदयपुर की झाड़ोल तहसील में आता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। तो आशा करता हूं आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। तो पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए, अब देखिए,
महाराणा अमर सिंह द्वितीय के शासनकाल में एक बहुत बड़ा समझौता हुआ था मेवाड़, मारवाड़ एवं आमेर राज्य के मध्य। इन 3 राज्यों के मध्य एक बहुत बड़ा समझौता किया गया था। उस समझौते को कहा जाता है देवबारी समझौता। तो देखिए देवबारी समझौता, देवबारी समझौता कब हुआ था? 25 मई सन 1708 ईस्वी। कब हुआ था? 25 मई सन 1708 ईस्वी। यूट्यूब पर कुछ शिक्षकों ने इसकी तारीख 1707 बता रखी है, लेकिन वो पूर्णतः गलत है। देवबारी समझौते की जो सही तारीख है वो कितनी है? 25 मई सन 1708 ईस्वी है। और यह तारीख मैं आपको कहां से बता रहा हूं? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा की पुस्तक उदयपुर राज्य के इतिहास से एवं वीर विनोद से मैं तारीख आपको बता रहा हूं। तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर के याद कर लीजिएगा इसको। अब देखिए देवबारी समझौता क्या था और किन किन का मध्य हुआ था? देवबारी समझौता हुआ था मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय के मध्य, मारवाड़ के अजीत सिंह के मध्य एवं आमेर के जो शासक थे सवाई जय सिंह या जय सिंह द्वितीय के मध्य। देखिए हुआ क्या था? 21 फरवरी सन 1707 ईस्वी को मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उसके पुत्रों के मध्य मुअज्जम एवं आजम के मध्य उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। तो देखिए एक बार पहले आप लिखिए, 21 फरवरी सन 1707 के दिन औरंगजेब की मृत्यु हो गई और औरंगजेब के जो 2 पुत्र थे आजम एवं मुअज्जम के मध्य उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। तो देखिए एवं औरंगजेब के पुत्रों आजम एवं मुअज्जम के मध्य उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष प्रारंभ हो गया कि अगला मुगल बादशाह कौन बनेगा। देखिए आजम एवं मुअज्जम के मध्य उत्तराधिकार को लेकर के एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। उस युद्ध को कहा जाता है जाजऊ का युद्ध। जब औरंगजेब के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष चल रहा था तो मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने किसका पक्ष लिया था, किसका साथ दिया था? महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने मुअज्जम का साथ दिया था। और देखिए भविष्य में हुआ क्या? इस उत्तराधिकार संघर्ष में मुअज्जम ही जीता था और मुअज्जम ही अगला मुगल बादशाह बना था। जब मुअज्जम अगला बादशाह बना तो मुअज्जम ने क्या किया? मुअज्जम के नाम को तो छोड़ दिया और इसने बहादुर शाह नाम को अपना लिया। और जब मुअज्जम मुगल राजगद्दी पर बैठता है तो किस नाम से बैठता है? बहादुर शाह के नाम से बैठता है। और क्योंकि महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने उत्तराधिकार के युद्ध में मुअज्जम का साथ दिया था, इसीलिए मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय के संबंध मुअज्जम के साथ अर्थात बहादुर शाह के साथ बहुत अच्छे थे। तो देखिए लिखिए एक बार, औरंगजेब के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष में जाजऊ के युद्ध में अमर सिंह द्वितीय ने आजम के विरुद्ध मुअज्जम का साथ दिया था। और जाजऊ के युद्ध में कौन जीतता है? मुअज्जम ही जीतता है। तो देखिए लिखिए, जाजऊ के युद्ध में मुअज्जम की ही विजय हुई थी। और जब मुअज्जम ने जाजऊ का युद्ध जीता और उसके बाद में मुअज्जम जब मुगल राजगद्दी पर बैठा तो किस नाम से बैठता है? बहादुर शाह के नाम से बैठता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना। देखिए मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से मुगल राजगद्दी पर बैठा और क्योंकि मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने उत्तराधिकार के युद्ध में इसका मुअज्जम का पक्ष लिया था, इसीलिए अमर सिंह द्वितीय के संबंध मुअज्जम अर्थात बहादुर शाह से बहुत अच्छे थे। तो चलिए पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अब देखिए, देवबारी समझौते को अच्छे से समझने के लिए एक बार आपको पिछली क्लास में चलना होगा। मैंने आपसे क्या कहा था कि जब जोधपुर के शासक जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु होती है तो उनकी मृत्यु के बाद में औरंगजेब क्या करता है? जोधपुर पर अधिकार कर लेता है, जोधपुर को खालसा घोषित कर देता है। और औरंगजेब जोधपुर का फौजदार किसे नियुक्त करता है? जफर कुली खान को। और जब जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु के उपरांत उनके एक पुत्र उत्पन्न हुए थे अजीत सिंह। अजीत सिंह को वीर दुर्गादास राठौड़ मेवाड़ के महाराणा राज सिंह प्रथम की शरण में लेकर के आते हैं। तब से क्या होता है? अजीत सिंह जोधपुर पर अधिकार करने के लिए संघर्षरत रहते हैं। अब क्या होता है? इस समय जब औरंगजेब की मृत्यु हुई सन 1707 में, इस समय तक अजीत सिंह की जो उम्र है वो लगभग 30 वर्ष के आसपास हो जाती है। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद में अजीत सिंह क्या करते हैं? जोधपुर पर आक्रमण कर देते हैं। और जोधपुर पर आक्रमण करने के बाद में जफर कुली खान को हरा करके जोधपुर पर अधिकार कर लेते हैं। तो देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के बाद में जोधपुर के वास्तविक उत्तराधिकारी अजीत सिंह ने भी जोधपुर में मुगल सेना पर आक्रमण कर औरंगजेब द्वारा नियुक्त जोधपुर का प्रशासक जफर कुली खान को जोधपुर से निकालकर जोधपुर पर फिर से अधिकार कर लिया। किसने? अजीत सिंह ने। परंतु क्या हुआ? जैसे ही अजीत सिंह ने जोधपुर पर अधिकार किया उसके बाद में अजीत सिंह ने जो अभी नया मुगल सम्राट बना है बहादुर शाह या मुअज्जम, बहादुर शाह के पास में अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा उनसे संधि करने के लिए। इसीलिए बहादुर शाह अजीत सिंह पर क्रोधित हो जाता है और मेहराब खान को भेज करके पुनः जोधपुर पर आक्रमण करता है और जोधपुर पर फिर से अधिकार कर लेता है। तो देखिए, परंतु अजीत सिंह ने नवनियुक्त मुगल सम्राट बहादुर शाह अर्थात मुअज्जम के पास में अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा। इसीलिए बहादुर शाह ने क्रोधित होकर के मेहराब खान के माध्यम से पुनः जोधपुर पर अधिकार कर लिया।
तो इस प्रकार से अजीत सिंह से जोधपुर का राज्य पुनः छिन गया। तो ये कहानी तो किसकी थी? अजीत सिंह की थी। अब देखिए जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई थी सन 1707 ईस्वी में, उसके बाद में क्या हुआ था अपन ने बात करी है। औरंगजेब के पुत्रों आजम एवं मुअज्जम के मध्य जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था उसमें मेवाड़ के महाराणा किसके साथ थे? मुअज्जम के साथ थे। लेकिन जयपुर के एक शासक थे, उनका नाम था सवाई जयसिंह या जयसिंह द्वितीय। सवाई जयसिंह या जयसिंह द्वितीय ने इन दोनों के मध्य किसका साथ दिया था? इन्होंने मुअज्जम के विरुद्ध आजम का साथ दिया था। किसने? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। लेकिन विजय किसकी हुई थी? विजय मुअज्जम की हुई थी। और सवाई जयसिंह द्वितीय का एक भाई था, उसका नाम था विजय सिंह। विजय सिंह ने मुअज्जम का साथ दिया था आजम के विरुद्ध, और जीता कौन था? मुअज्जम जीता था। इसीलिए मुअज्जम ने जीतने के बाद में क्या किया? जयपुर के शासक सवाई जयसिंह द्वितीय पर क्रोधित होकर के जयपुर का राज्य सवाई जयसिंह द्वितीय से छीन लिया, और उनके भाई ने उनका साथ दिया था, अर्थात मुअज्जम का साथ दिया था। इसीलिए विजय सिंह को जयपुर का शासक बना देता है कौन? मुअज्जम अर्थात बहादुर शाह। तो देखिए लिखिए, जाजऊ के युद्ध में आमेर के शासक या जयपुर के शासक सवाई जयसिंह द्वितीय ने आजम का साथ दिया था, और जय सिंह के भाई विजय सिंह ने किसका साथ दिया था? देखिए जय सिंह के भाई विजय सिंह ने मुअज्जम का साथ दिया था, और मुअज्जम ही मुगल उत्तराधिकार का युद्ध जीता था। इसीलिए मुअज्जम ने क्या किया? जय सिंह के इस भाई विजय सिंह को आमेर का शासक बना दिया, जय सिंह को हटा करके। देखिए इसीलिए मुअज्जम ने मुगल सम्राट बन जाने के बाद में जय सिंह को आमेर की राजगद्दी से हटा करके विजय सिंह को आमेर का शासक बना दिया। अब देखिए अजीत सिंह के पास जोधपुर नहीं है, और सवाई जयसिंह द्वितीय के पास क्या नहीं है? जयपुर नहीं है। इसीलिए जब बहादुर शाह या मुअज्जम जयपुर आता है, इस विजय सिंह को शासक बनाता है आमेर का, तब जय सिंह उससे खूब आग्रह करते हैं कि आप जयपुर का शासक मुझे रहने दीजिए। लेकिन बहादुर शाह विजय सिंह को आमेर का शासक बना देता है, और इसको शासक बनाने के बाद में बहादुर शाह जोधपुर की ओर चल पड़ता है। तब उसके साथ में जय सिंह भी होते हैं, और जब बहादुर शाह मेड़ता पहुंचता है तो मेड़ता में बहादुर शाह से आकर के कौन मिले? अजीत सिंह मिले। और अजीत सिंह ने बहादुर शाह से आग्रह किया कि कृपया करके आप मुझे मेरा जोधपुर का राज्य सौंप दीजिए। लेकिन बहादुर शाह ने अजीत सिंह को जोधपुर का साम्राज्य नहीं सौंपा, केवल और केवल मनसब प्रदान किया। तो देखिए विजय सिंह को आमेर का शासक नियुक्त करने के बाद में बहादुर शाह जब जोधपुर की ओर जा रहा था, तब मेड़ता में अजीत सिंह बहादुर शाह से मिले, परंतु बहादुर शाह ने अजीत सिंह को केवल मनसब प्रदान किया। देखिए बहादुर शाह ने अजीत सिंह को केवल मनसब प्रदान किया और जोधपुर का राज्य प्रदान नहीं किया। अब क्या करते हैं? अजीत सिंह जय सिंह से बात करते हैं, और जय सिंह तथा अजीत सिंह मिलकर के एक प्लान बनाते हैं कि हमें मेवाड़ के महाराणा के पास चलना चाहिए, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय के पास चलना चाहिए। क्योंकि मुगल उत्तराधिकार युद्ध में या मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने किसका साथ दिया था? मुअज्जम का साथ दिया था, बहादुर शाह का साथ दिया था। इसीलिए अजीत सिंह एवं सवाई जय सिंह क्या करते हैं? अपने अपने राज्यों की पुनः प्राप्ति करने के लिए मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की शरण में जाते हैं। तो देखिए लिखिए, इसीलिए अपना अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए जय सिंह एवं अजीत सिंह मेवाड़ की सहायता प्राप्त करने के लिए महाराणा अमर सिंह द्वितीय के पास आए, मेवाड़ आए। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखिए हम आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए, जोधपुर के अजीत सिंह एवं जयपुर अथवा आमेर के सवाई जयसिंह द्वितीय मेवाड़ पहुंच चुके हैं, और मेवाड़ पहुंचने के बाद में इन दोनों शासकों ने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय से अपने अपने राज्यों को फिर से प्राप्त करने के लिए सहायता मांगी। और अंततः मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय इन दोनों शासकों की हर प्रकार से सहायता करने के लिए तैयार हो गए, और अंततः 25 मई सन 1708 ईस्वी को महाराणा अमर सिंह द्वितीय अपनी एक पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह किसके साथ करते हैं? सवाई जयसिंह द्वितीय के साथ करते हैं। और इसी विवाह के अवसर पर इन तीनों शासकों के मध्य जयपुर के राजा सवाई जयसिंह द्वितीय, जोधपुर के शासक अजीत सिंह राठौड़ एवं मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय के मध्य एक समझौता होता है। उसी समझौते को क्या कहा जाता है? देबारी समझौता कहा जाता है। तो देखिए लिखिए, 25 मई 1708 ईस्वी को महाराणा अमर सिंह ने अपनी पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह सवाई जयसिंह द्वितीय के साथ किया, एवं इसी विवाह के अवसर पर इन तीनों शासकों के मध्य एक समझौता हुआ। इस समझौते को क्या कहा जाता है? देबारी समझौता कहा जाता है। तो देखिए इस प्रकार से देबारी समझौता हुआ था। इस समझौते की जो कुछ प्रमुख शर्तें हैं वो क्या क्या है? तो देखिए, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने अपनी पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह किसके साथ किया था? सवाई जयसिंह द्वितीय के साथ किया था। महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने सवाई जयसिंह द्वितीय के सामने शर्त रखी कि आपकी जो भी अन्य रानियां हैं, उन सभी अन्य रानियों में अगर सबसे सीनियर, सबसे प्रमुख किसी को समझा जाएगा तो किसको समझा जाएगा? मेरी पुत्री चंद्र कुंवरी को ही समझा जाएगा, चाहे वो दूसरी किसी रानी से उम्र में छोटी ही क्यों ना हो। तो देखिए
इस समझौते की पहली शर्त यह थी कि चंद्रकौरी जय सिंह की सभी रानियों में सबसे प्रमुख रानी मानी जाएगी, चाहे वो किसी दूसरी रानी से उम्र में छोटी ही क्यों नहीं हो। दूसरी शर्त महाराणा अमर सिंह ने क्या रखी थी? महाराणा अमर सिंह ने सवाई जय सिंह द्वितीय से यह कहा कि भविष्य में आपसे एवं मेरी पुत्री चंद्रकौरी से जो संतान उत्पन्न होगी, अगर वो संतान पुत्र हुई तो भविष्य में जयपुर या आमेर का शासक या आमेर का युवराज कौन बनेगी? चंद्रकौरी एवं सवाई जयसिंह द्वितीय की संतान को ही बनाना पड़ेगा आपको। तो देखिए दूसरी शर्त ये थी, भविष्य में जयपुर या आमेर का युवराज चंद्रकौरी से उत्पन्न पुत्र को ही बनाया जाएगा। तीसरी शर्त क्या रखी थी महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने? महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने तीसरी शर्त यह रखी थी कि मान लीजिए अगर चंद्रकौरी और आपसे अगर कोई पुत्री उत्पन्न होती है तो उस पुत्री का आप कभी भी किसी मुसलमान के साथ में विवाह नहीं करेंगे। तो देखिए, अगर चंद्रकौरी से कोई पुत्री उत्पन्न होती है तो उसका विवाह किसी मुसलमान के साथ नहीं किया जाएगा। तब जयपुर के शासक सवाई जयसिंह द्वितीय महाराणा अमर सिंह द्वितीय की सारी शर्तों को मान गए और उसके बाद में क्या किया? मेवाड़ की सेना, जोधपुर की सेना एवं जयपुर की जो भी कुछ सेना जयसिंह के साथ में थी, इन तीनों की सम्मिलित सेनाओं ने क्या किया? सबसे पहले जोधपुर पहुंचे और जोधपुर पर मुअज्जम ने किसको नियुक्त कर रखा है? मेहराब खान को। इन तीनों की सम्मिलित सेनाओं ने सबसे पहले जोधपुर पर आक्रमण कर दिया और जोधपुर से मेहराब खान को निकाल करके वहां का राजा किसको बना दिया? अजीत सिंह को बना दिया। तो देखिए, इसके बाद तीनों राज्यों की सम्मिलित सेनाएं पहले जोधपुर पहुंची और मेहराब खान को जोधपुर से बाहर निकालकर अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य प्राप्त हो गया। इसके बाद में इन तीनों राज्यों की सेनाएं जयपुर की ओर आती है और जब इनकी सेनाएं जयपुर आई तो जयपुर में मुअज्जम ने अथवा बहादुर शाह ने किसको नियुक्त किया था? हुसैन कुली खान को। इन तीनों राज्यों की सम्मिलित सेनाओं ने हुसैन कुली खान को जयपुर से बाहर निकाल दिया और जयपुर का राजा किसे बना दिया? सवाई जयसिंह द्वितीय को बना दिया। देखिए, इसके बाद इन तीनों राज्यों की सेनाओं ने आमेर की ओर कूच किया एवं आमेर से मुगल अधिकारी सैयद हुसैन कुली खान को निकाल करके तथा विजय सिंह को हटा करके आमेर की राजगद्दी पर जय सिंह पदस्थापित हो गए। इसके बाद में क्या किया? देखिए, जोधपुर को तो जोधपुर मिल गया, जयपुर वाले को जयपुर मिल गया, लेकिन मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय को क्या मिला? उनकी तो पुत्री और चली गई। तो मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने क्या किया? जो महाराणा जय सिंह के समय में औरंगजेब को जजिया करके बदले में पूर्व, मांडल और बदनौर दिए गए थे, महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने पुर एवं मांडल पर आक्रमण कर दिया और महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने पुर एवं मांडल पर अधिकार कर लिया। तो देखिए, महाराणा अमर सिंह ने जजिया करके एवज में गए हुए पुर एवं मांडल पर अपने सेनाधिकारी जसवंत सिंह को सेना सहित भेज करके पुनः अधिकार कर लिया। और जो ये देवारी समझौता हुआ था, इस देवारी समझौते के अवसर पर जो जोधपुर के शासक थे अजीत सिंह ने क्या किया था? अपनी पुत्री सूरज कंवरी का विवाह भी सवाई जयसिंह द्वितीय के साथ किया था। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, देवारी समझौते के अवसर पर ही अजीत सिंह ने भी अपनी पुत्री सूरज कंवरी का विवाह सवाई जयसिंह द्वितीय के साथ किया था, लेकिन इन्होंने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय के जैसे कोई भी शर्त नहीं रखी थी। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये देवारी समझौता हमारा संपूर्ण हो चुका है। चलिए अब देखिए, अब हम बात करते हैं महाराणा अमर सिंह द्वितीय के तानाशाही रवैये की। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा अमर सिंह द्वितीय एक तानाशाही प्रकार के व्यक्ति थे, इसीलिए इनके तानाशाही रवैये से तंग आकर के मेवाड़ में इनके शासनकाल के दौरान 2000 भाटों ने सामूहिक रूप से आत्महत्या कर ली थी। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि महाराणा अमर सिंह द्वितीय तक क्या था मेवाड़ में कि ब्राह्मणों से, चारणों से एवं भाटों से किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं लिया जाता था, लेकिन अमर सिंह द्वितीय ने क्या किया? ब्राह्मणों से, चारणों से एवं भाटों से बलपूर्वक कर वसूल करने की आज्ञा जारी कर दी। तब क्या हुआ कि महाराणा अमर सिंह द्वितीय के जो मुख्य पुरोहित थे उन्होंने क्या किया? ब्राह्मणों को कर मुक्त करवाने के लिए 6 लाख रुपए अपने निजी संपत्ति में से राजकोष में जमा करवा करके ब्राह्मणों को तो कर मुक्त करवा लिया। ऐसे ही चारणों के भी एक व्यक्ति थे, उनका नाम था गोरखदास धधवाड़िया। गोरखदास धधवाड़िया ने क्या किया? चारणों को कर मुक्त करवाने के लिए 3 लाख रुपए राजकोष में जमा करवा दिए अपनी निजी संपत्ति में से। लेकिन भाटों का कोई इस प्रकार का कोई गॉडफादर नहीं था, इसीलिए भाटों ने क्या किया? कर देने के लिए मना कर दिया। तब महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने भाटों को अपने मेवाड़ से देश निकाला दे दिया था। इसी कारण क्या हुआ, जब भाट उदयपुर को या मेवाड़ को छोड़ करके जा रहे थे तो एक स्थान पर जाकर के उन 2000 भाटों ने सामूहिक रूप से आत्महत्या कर ली थी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने अपने सैन्य खर्च के लिए ब्राह्मणों, चारणों एवं भाट जाति से भी कर वसूलने की आज्ञा जारी कर दी थी। इसलिए क्या हुआ, परंतु इन तीनों जातियों के लोगों ने कर देने हेतु इनकार कर दिया। तब क्या हुआ था? देखिए, महाराणा अमर सिंह के जो मुख्य पुरोहित थे उन्होंने 6 लाख रुपए राजकोष में जमा करवाकर ब्राह्मणों को तो कर मुक्त करवा दिया। ऐसे ही क्या हुआ,
चारण जाति के एक व्यक्ति थे, खेमपुर के रहने वाले गोरखदास दधवाड़िया। कहाँ के देखिए, ऐसे ही खेमपुर के रहने वाले गोरखदास दधवाड़िया ने 3 लाख रुपए देकर चारणों को भी कर मुक्त करवा लिया। लेकिन क्या हुआ, भाट जाति के लोग अपने हट पर अड़े रहे एवं अमर सिंह को कर देना स्वीकार नहीं किया। तब क्या हुआ, अमर सिंह द्वितीय ने भाटों से बलपूर्वक कर वसूलने का निश्चय किया। लेकिन इस समय भी भाट जाति के लोग कर देने के लिए तैयार नहीं हुए। तब क्रोधित होकर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने क्या किया, भाट जाति को उदयपुर से निष्कासित कर दिया, मेवाड़ से देश निकाला दे दिया। जब भाट जाति के लोग मेवाड़ को छोड़ करके जा रहे थे तो उदयपुर में एक बावड़ी आती है, एक स्थान आता है आंबेरी की बावड़ी। आंबेरी की बावड़ी के पास में इन 2000 भाटों ने सामूहिक रूप से आत्महत्या कर ली थी। देखिए, कर ना चुकाने पर महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने भाटों को देश निकाला दे दिया। इसीलिए उदयपुर में आंबेरी की बावड़ी के पास में क्या हुआ था, 2000 भाटों ने आत्महत्या कर ली। परंतु इसके बाद भी ऐसा कहा जाता है कि महाराणा अमर सिंह द्वितीय का दिल नहीं पसीजा और उन्होंने भाट जाति के अधिकार वाले लगभग 84 गांवों को जब्त कर लिया था, उन पर अधिकार कर लिया था। तो देखिए, महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने भाटों के अधिकार वाले 84 गांवों पर कब्जा कर लिया था, उनको जब्त कर लिया था। तो ये था महाराणा अमर सिंह द्वितीय का तानाशाही रवैया। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अब देखिए, ऐसा भी कहा जाता है कि महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने अपने शासनकाल के दौरान मेवाड़ में जो जागीरदारी व्यवस्था चली हुई आ रही थी, जो सामंती व्यवस्था चली हुई आ रही थी, उसमें बदलाव किया था और मेवाड़ में जितने भी सामंत थे उन सभी को श्रेणियों में बांट दिया था। जैसे कि प्रथम श्रेणी का सरदार, द्वितीय श्रेणी का सरदार, तृतीय श्रेणी का सरदार। तो इस प्रकार की व्यवस्था किसने बनाई थी, महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने। देखिए, महाराणा अमर सिंह द्वितीय द्वारा सामंती व्यवस्था अथवा जागीर व्यवस्था का पुनर्गठन। देखिए, महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने अपने शासनकाल में जागीर व्यवस्था अथवा सामंत व्यवस्था का पुनर्गठन किया एवं जागीरदारों को क्या किया था, श्रेणियों में बांट दिया था। महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने सामंतों की जो प्रथम श्रेणी बनाई थी, उस प्रथम श्रेणी में कितने सामंतों को या कितने सरदारों को स्थान दिया था, 16 सरदारों को। तो इस बात का ध्यान रखना। देखिए, प्रथम श्रेणी में 16 सरदारों को स्थान दिया गया, जबकि जो महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने दूसरे नंबर की श्रेणी बनाई थी या द्वितीय श्रेणी बनाई थी, उसमें कितने सामंतों को स्थान दिया गया था, 32 सामंतों को। तो इस बात का भी ध्यान रखना। देखिए, द्वितीय श्रेणी में 32 सरदारों को स्थान देकर उनकी जागीरें हमेशा हमेशा के लिए नियत कर दी गई या निश्चित कर दी गई। अर्थात अब किसी भी सूरत में जो सामंत है अपनी जागीर को बदल नहीं सकेगा, जिसके पास जो है वही उसको रखनी पड़ेगी। देखिए, महाराणा द्वारा किसी भी अवस्था में जागीरदारों की जागीर बदलने पर रोक लगा दी गई। महाराणा अमर सिंह ने जो जागीरी व्यवस्था में परिवर्तन किए थे, इन्हीं परिवर्तनों को क्या कहा जाता है, अमरशाही रेख भी कहा जाता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए, जागीर व्यवस्था में किए गए इन सुधारों को अमरशाही रेख भी कहा जाता है। इसके अलावा आप इस बात का भी ध्यान रखना कि महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने तलवार बंधाई के नियम भी बनाए थे और दरबार में बैठने का जो पदानुक्रम के अनुसार बैठने का एक तरीका होता है कि बड़ा अफसर आगे बैठेगा या दाएं बैठेगा या बाएं बैठेगा। तो इस प्रकार से दरबार में बैठक के जो नियम थे वो भी उन्होंने बनाए थे और साथ में तलवार बंधाई के नियम भी बनाए थे। तलवार बंधाई क्या होती है कि जब कभी भी नए शासक का राज तिलक होता है तो उसके अधीनस्थ जो सामंत होते हैं, जो जागीरदार होते हैं, वे उसके राज तिलक के समय कुछ ना कुछ अपनी ओर से कोई गिफ्ट देते हैं या पैसे वगैरह देते हैं, तो उसी को तलवार बंधाई कहा जाता है। तो इसके लिए महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने क्या कर दिया था, बिल्कुल निश्चित कर दिया था कि कौन सा सरदार कितने पैसे या कितना बड़ा गिफ्ट दे सकता है। तो देखिए, महाराणा अमर सिंह ने तलवार बंधाई के नियम भी बनाए एवं दरबार में पदानुक्रम के अनुसार बैठक के नियम भी बनाए थे कि कौन से सरदार तो महाराजा के दाईं ओर बैठेंगे, कौन से सरदार बाईं ओर बैठेंगे, कौन सा सरदार आगे बैठेगा, कौन सा सरदार पीछे बैठेगा। तो इस प्रकार के नियम भी किसने बनाए थे, महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने बनाए थे। इसके अलावा देखिए, महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने क्या कराया था, एक पगड़ी का प्रचलन किया था मेवाड़ में, जो कि विशेष अवसरों पर पहनी जाती है। उस पगड़ी को कहा जाता है अमरशाही पगड़ी। तो अमरशाही पगड़ी भी इन्होंने चलाई थी। देखिए, महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने विशेष अवसरों पर पहने जाने वाली अमरशाही पगड़ी का प्रचलन भी आरंभ किया था। और ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान में भी गुहिल राजवंश के जो शासक होते हैं विशेष अवसरों पर इसी अमरशाही पगड़ी को पहनते हैं। देखिए, अमरशाही पगड़ी वर्तमान में भी गुहिल शासक द्वारा विशेष अवसरों एवं आयोजनों पर पहनी जाती है।
इसके अलावा आप इस बात का भी ध्यान रख सकते हैं कि महाराणा अमर सिंह द्वितीय ही मेवाड़ के वे प्रथम शासक थे जिन्होंने सर्वप्रथम शराब का सेवन किया था या शराब पी थी। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा अमर सिंह द्वितीय से पहले मेवाड़ के गुहिल राजवंश के जो भी शासक थे उन्होंने शराब पीना तो बहुत दूर की बात है, शराब के हाथ तक नहीं लगाया था। तो देखिए, महाराणा अमर सिंह द्वितीय गुहिल राजवंश के पहले शासक थे जिन्होंने शराब का सेवन एवं प्रचलन शुरू करवाया था। तो ये था महाराणा अमर सिंह द्वितीय का संपूर्ण इतिहास। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के बारे में। देखिए, महाराणा अमर सिंह द्वितीय के बाद में जो मेवाड़ के अगले शासक बने, कौन बने? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय बने। और महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय का जो शासनकाल माना जाता है वो माना जाता है सन 1710 से लेकर के सन 1734 ईस्वी तक। सन 1710 से लेकर के सन 1734 ईस्वी तक महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय की शासनकाल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो क्या थी? तो देखिएगा, समझिएगा। अभी हमने कुछ देर पहले देवबारी समझौता पढ़ा था और देवबारी समझौते के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था, देखिए समझना। महाराणा अमर सिंह ने जजिया कर के एवज में गए हुए पुर एवं मांडल पर अपने सेनाधिकारी जसवंत सिंह को सेना सहित भेजकर पुनः अधिकार कर लिया। महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने क्या किया था? पुर और मांडल पर अधिकार कर लिया था। जबकि देखिए, जो पुर और मांडल है वो किसके पास था? मुगल बादशाह के पास था। तो आधिकारिक रूप से तो पुर और मांडल को महाराणा जयसिंह ने किसको दिया था? मुगल बादशाह को दिया था। और आधिकारिक तौर से पुर और मांडल अभी भी मुगल बादशाह के पास ही है, लेकिन महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने उस पर कब्जा कर लिया है। अब जब महाराणा अमर सिंह द्वितीय की मृत्यु हुई और मेवाड़ के शासक संग्राम सिंह द्वितीय बने, तो संग्राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में मुगल बादशाह ने क्या किया? इन पुर और मांडल को, इस पुर और मांडल परगने को मेवात का एक शासक था, उसका नाम था रणबाज खान। रणबाज खान को सौंप दिया और रणबाज खान को आदेश दिया कि तुम जाकर के पुर और मांडल पर अधिकार कर लो। जब रणबाज खान पुर और मांडल पर अधिकार करने के लिए चला तो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने भी क्या किया? रणबाज खान से युद्ध करने के लिए युद्ध के मैदान में आ गए। और जो युद्ध हुआ उस युद्ध में संग्राम सिंह द्वितीय ने क्या किया? रणबाज खान को मार डाला और पुर तथा मांडल पर अपना ही अधिकार रखा। तो देखिए, एक बार लिखिए, देखिए, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में मुगल सम्राट ने पुर एवं मांडल के पट्टे मेवात के रणबाज खान को दे दिए, परंतु महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने पुर और मांडल पर पहले अधिकार कर रखा था। अधिकार तो महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने कर लिया था, लेकिन आधिकारिक रूप से उसके जो कागज थे पुर और मांडल के, वो किसके पास है? कागजों में किसके नाम है? पुर और मांडल मुगल बादशाह के नाम है, क्योंकि जजिया करके एवज के रूप में महाराणा जयसिंह ने मुगल बादशाह को दिए थे। देखिए, अधिकार कर लिया। ऐसी स्थिति में जब रणबाज खान पुर एवं मांडल पर अधिकार करने के लिए अपनी सेना सहित आया तो महाराणा संग्राम सिंह ने अपनी सेना सहित रणबाज से युद्ध करने आ गए। और क्या हुआ? इस युद्ध में रणबाज खान की पराजय हुई एवं ये इस युद्ध में मारा गया। अब देखिए, यहाँ पर आप बात को बहुत अच्छे से समझना कि जब ये रणबाज खान अपनी सेना लेकर के पुर और मांडल पर अधिकार करने के लिए मेवाड़ की ओर आ रहा था, तो उसी समय महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने क्या किया? अपने सभी जागीरदारों को, अपने सभी सामंतों को पत्र लिख करके सेना सहित अपने पास में मेवाड़ बुलाया। तब क्या हुआ? मेवाड़ में देखिए एक ठिकाना आता है, एक जागीर आती है, उस ठिकाने को कहा जाता है बेंगू। बेंगू के जो इस समय ठिकानेदार थे उनका नाम था देवी सिंह मेघावत। देवी सिंह मेघावत किसी कारणवश अपनी सेना लेकर के महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के सामने उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन देवी सिंह मेघावत ने क्या किया था? अपनी बेंगू की सारी सेना अपने कोठारी भीम सिंह महाजन को देकर के महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय की सेवा में भेज दिया था। तो देखिए, एक बार लिखिए, इस युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की ओर से बेंगू के जागीरदार देवी सिंह मेघावत किसी कारण सम्मिलित नहीं हो पाए थे, इसीलिए उन्होंने अपने कोठारी भीम सिंह महाजन के नेतृत्व में अपनी सेना को महाराणा संग्राम सिंह के पास भेजा था। देखिए, कोठारी क्या होता है? कोठारी होता है मतलब स्टोर का मालिक। जब कभी भी हमारे गांव में कोई जीवन होता है तो जो लड्डू बनाए जाते हैं, पूड़ी बनाई जाती है, सब्जी बनाई जाती है, वो एक कमरे में रखी जाती है और उस कमरे को क्या कहा जाता है? कोठार कहा जाता है। राजा महाराजाओं के समय में तो हर रोज 1000-2000 लोगों का खाना बनता था। तो ये कोठारी जी क्या थे? जो भीम सिंह कोठारी जी क्या थे? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के स्टोर के मालिक थे। खाना पीना बनाने की जो कच्चा सामान रखा हुआ होता था या बनने के बाद में जो लड्डू वगैरह रखे हुए होते थे, उस कमरे के, उस कोठार के मालिक थे कोठारी जी। ठीक है, कौन? भीम सिंह जी। तो भीम सिंह महाजन जब बेंगू की सेना
के साथ में मेवाड़ पधारे तो जो मेवाड़ के अन्य सामंत पहले आ चुके थे उन सामंतों ने भीम सिंह कोठारी का उपहास किया। अरे हे कोठारी जी, आप क्या करोगे युद्ध में चल करके? आप इतनी बड़ी सेना तो लेकर के आ गए, लेकिन आप चल करके करोगे क्या कि वहां पर आटा नहीं तोलना, युद्ध करना है। तो भीम सिंह कोठारी को क्या हुआ, बड़ा क्रोध आ गया और इन्होंने मेवाड़ के अन्य सामंतों से यह कहा कि अभी आप चुपचाप बैठे रहिए, जब मैं युद्ध में जाकर के अपने दोनों हाथों से आटा तोलूंगा ना, तब आप मेरी वीरता को देखना। तो देखिए लिखिए, मेवाड़ के अन्य सामंतों ने भीम सिंह का उपहास करते हुए कहा कि कोठारी जी, वहां युद्ध करना है, आटा नहीं तोलना। इसीलिए क्या हुआ, इस पर भीम सिंह ने उन सामंतों से कहा कि युद्ध में जब मैं दोनों हाथों से आटा तोलूंगा तब देखना। और जैसे युद्ध शुरू हुआ तो कोठारी भीम सिंह महाजन ने क्या किया, भीम सिंह कोठारी ने अपने दोनों हाथों में 2 तलवारें ले ली और शत्रु सेना पर शेर की तरह टूट पड़े और शत्रु सेना के कई सैनिकों की भीम सिंह कोठारी ने हत्या कर दी और अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से जो आटा तोलने वाली कहावत है ये प्रचलन में आई थी, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए, और जब युद्ध शुरू हुआ तब भीम सिंह दोनों हाथों में तलवार लेकर युद्ध के मैदान में कूद पड़े एवं वीरता से युद्ध करते हुए अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। तो ये थे कोठारी भीम सिंह महाजन, इनका आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब देखिए, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समकालीन एक प्रसिद्ध कवि थे, उनका नाम था कर्णिदान। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने कर्णिदान की रचनाओं से प्रभावित होकर के उनको लाख पसाव नाम का सम्मान भी दिया था। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए, कवि कर्णिदान के गीतों से प्रसन्न होकर महाराणा संग्राम सिंह ने कवि कर्णिदान को लाख पसाव नाम का सम्मान भी दिया था। इसके अलावा आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जब औरंगजेब महाराणा राज सिंह प्रथम के शासनकाल में मेवाड़ आता है, उदयपुर आता है, तो उदयपुर में आकर के औरंगजेब ने प्रसिद्ध जगदीश मंदिर को तोड़ दिया था। उस प्रसिद्ध जगदीश मंदिर का महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने पुनर्निर्माण करवाया था या जीर्णोद्धार करवाया था। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। देखिए, औरंगजेब के समय में तोड़े गए जगदीश मंदिर का जीर्णोद्धार महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने ही करवाया था। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अब देखिए, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय में जो मुगल बादशाह था वो कौन था, फर्रुखजियर। ऐसा कहा जाता है कि फर्रुखजियर के एक भरोसे का आदमी था, उसका नाम था इनायतुल्लाह खान। इनायतुल्लाह खान हज करने के लिए मक्का गया था और जब इनायतुल्लाह खान हज करने के लिए मक्का गया था तो मक्के का जो हाकिम था, जो शरीफ था, उसने इनायतुल्लाह खान के माध्यम से फर्रुखजियर के पास में एक पत्र भिजवाया कि आपको हिंदुस्तान में जजिया कर को फिर से लागू कर देना चाहिए। इसीलिए जब इनायतुल्लाह खान फिर से भारत आया और उसने मक्का के हाकिम का वो पत्र फर्रुखजियर को दिया, तो फर्रुखजियर ने क्या किया, जजिया कर को भारत में पुनः शुरू कर दिया था। और जब फर्रुखजियर ने जजिया कर को भारत में पुनः लागू किया था तो उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय थे। तो आप ये कह सकते हैं, आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब दोबारा से जजिया कर लागू किया गया था तो उस समय मेवाड़ के शासक महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय थे। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, लिखिए एक बार, इनायतुल्लाह खान हज करने मक्का गया था, उसे वहां के शरीफ या हाकिम ने फर्रुखजियर के नाम एक पत्र लिखकर जजिया कर पुनः शुरू करने हेतु लिखा था। इसीलिए मुगल बादशाह फर्रुखजियर ने महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में जजिया कर को फिर से लागू कर दिया था। तो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना। अब देखिए, मैं जो देवबारी समझौता पढ़ा था, देवबारी समझौते में हमने क्या पढ़ा था कि जोधपुर के वास्तविक उत्तराधिकारी थे अजीत सिंह देवबारी समझौते के बाद में मेवाड़ एवं जयपुर की सम्मिलित सेनाओं के माध्यम से क्या करते हैं, जोधपुर पर फिर से अधिकार कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही अजीत सिंह जोधपुर के शासक बनते हैं, जोधपुर का राज्य उनको प्राप्त होता है, तो बड़ा वे थोड़ा घमंड में आ जाते हैं और उनके जो संरक्षक थे वीर दुर्गादास राठौड़, वे वीर दुर्गादास राठौड़ जिन्होंने कदम कदम पर अजीत सिंह का साथ दिया था, बल्कि अजीत सिंह की जान बचाई थी और अजीत सिंह को जोधपुर का राजा बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। शासक बनने के बाद में अजीत सिंह ने क्या किया, वीर दुर्गादास राठौड़ को अपने जोधपुर राज्य से निष्कासित कर दिया था, उनको बाहर निकाल दिया था, क्योंकि अपने कुछ अन्य सामंतों के कहने पर अजीत सिंह को वीर दुर्गादास राठौड़ की मंशा पर संदेह हो गया था। तो देखिए, लिखिए, अजीत सिंह ने जोधपुर पर अधिकार करने के बाद में अपने चापलूस सामंतों के बहकावे में आकर वीर दुर्गादास राठौड़ को जोधपुर से निष्कासित कर दिया था। तब वीर दुर्गादास राठौड़ कहां पर आए, मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय की शरण में ही आए थे। तो इस बात का आप ध्यान रखना। देखिए, तब वीर दुर्गादास राठौड़ महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय की सेवा में मेवाड़ आ गए। तब संग्राम सिंह द्वितीय ने वीर दुर्गादास राठौड़ को
तब महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने वीर दुर्गादास राठौड़ को एक जागीर प्रदान की थी। उस जागीर को कहा जाता है विजयपुर की जागीर, और साथ में ही विजयपुर की जागीर प्रदान करने के अलावा 15,000 रुपए मासिक भी उनको देना निश्चित किया था। तो आप ध्यान रखना इस बात का। देखिए क्या दिया था, एक तो विजयपुर की जागीर दी थी और क्या दिया था, 15,000 रुपए मासिक, ना कि वार्षिक, महीने के 15,000 रुपए। देखिए 15,000 रुपए मासिक। और देखिए अगर हम 15,000 रुपए मासिक को अगर दैनिक के रूप में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, 500 रुपए दैनिक निकल के आएंगे, क्योंकि कुछ पुस्तकों में 500 रुपए दैनिक लिखा हुआ है और कुछ पुस्तकों में 15,000 रुपए मासिक लिखा हुआ है। बात एक ही हो रही है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे इस बात को लेकर के, तो यहाँ पर ये भी लिखिए। देखिए विजयपुर की जागीर एवं 15,000 रुपए मासिक या 500 रुपए दैनिक के आधार पर क्या किया था, मेवाड़ राज्य की सेना में या मेवाड़ राज्य की सेवा में भर्ती कर लिया था। और कुछ समय के बाद में इनको रामपुरा का जागीरदार नियुक्त कर दिया था, रामपुरा का हाकिम नियुक्त कर दिया था। देखिए रामपुरा कहां पर आता है, वर्तमान में तो ये मध्य प्रदेश में चला गया। बिल्कुल ये जो सफेद आपको दिख रहा है यहाँ पर मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, ये यहां से रामपुरा होता है। तो इस रामपुरा का हाकिम इनको नियुक्त कर दिया था महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने। वर्तमान में रामपुरा का जो क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत चला गया, तो इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए रामपुरा का हाकिम नियुक्त कर दिया, और ऐसा कहा जाता है कि वीर दुर्गादास राठौड़ अपनी मृत्यु तक इस रामपुरा में रहे और रामपुरा में इनकी मृत्यु हुई थी। और वीर दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु के बाद में इनका जो अंतिम संस्कार किया गया था शिप्रा नदी के तट पर किया गया था, तो इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए रामपुरा में ही वीर दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु हुई थी एवं शिप्रा नदी के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था। और वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहां पर बनी हुई है, उज्जैन में बनी हुई है। दुर्गादास राठौड़ के बारे में पढ़ना भी बहुत कुछ शेष है, लेकिन हम वो मारवाड़ या जोधपुर के इतिहास में पढ़ेंगे, अभी हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं। अब देखिए महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के शासन काल में जोधपुर के एक और शासक हुए, उनका नाम था अभय सिंह। अभय सिंह के शासन काल में क्या था कि जो मुगल बादशाह था उसने ईडर का क्षेत्र, जो वर्तमान गुजरात में ईडर नाम का क्षेत्र आता है, ईडर का क्षेत्र मुगल बादशाह ने जोधपुर के शासक को दिया हुआ था। लेकिन जोधपुर की जो राजनीतिक स्थिति थी, जोधपुर के जो शासक थे अजीत सिंह की हत्या उन्हीं के पुत्रों ने मिलकर के कर दी थी, इसीलिए जोधपुर की राजनीतिक स्थिति बहुत बुरी थी। उस स्थिति का लाभ उठाते हुए महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने क्या किया, अभय सिंह के समय में ईडर राज्य पर अधिकार कर लिया था, ईडर पर कब्जा कर लिया था। तो इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने जोधपुर राज्य की राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाकर ईडर को मेवाड़ राज्य में मिला लिया था। और इस समय जोधपुर के शासक कौन थे, अभय सिंह। देखिए जोधपुर के शासक अभय सिंह के समय में ही मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने क्या किया था, ईडर राज्य पर कब्जा कर लिया था और ईडर को मेवाड़ में मिला दिया था, सम्मिलित कर दिया था। अब देखिए थोड़ी देर पहले हमने देबारी समझौता पढ़ा है। देबारी समझौते की एक शर्त क्या थी कि मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने अपनी पुत्री चंद्र कंवरी का विवाह जयपुर के शासक सवाई जयसिंह द्वितीय के साथ में इस शर्त पर किया था कि भविष्य में जयपुरी आमेर का शासक कौन बनेगा, चंद्र कंवरी से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी को जयपुरी आमेर का शासक बनाना पड़ेगा। अब क्या हुआ, अमर सिंह द्वितीय की तो मृत्यु हो गई, और अमर सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद में मेवाड़ के महाराणा कौन बने, अमर सिंह द्वितीय के पुत्र महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय चंद्र कंवरी के क्या लगेंगे, सगे भाई लगेंगे। तो इस हिसाब से महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय और सवाई जयसिंह द्वितीय आपस में क्या लगेंगे, जीजा साला लगेंगे। सवाई जयसिंह द्वितीय ने अपने साले महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय से आग्रह किया कि जब मैंने आपके पिता महाराणा अमर सिंह द्वितीय के साथ में देबारी समझौता किया था तो उस समय मेरे पास जयपुर का राज्य नहीं था, मैं बिल्कुल अकेला था, इसीलिए मैंने आपके पिता की जो भी शर्तें थी उन सभी शर्तों को मान लिया। लेकिन मेरे पहले से भी कई रानियां हैं और जो मेरा सबसे बड़ा पुत्र है वो कौन है, ईश्वरी सिंह है। ईश्वरी सिंह ही जयपुर का वास्तविक उत्तराधिकारी है। आप तो राजपूत हैं, राजपूती परंपराओं को भली भांति जानते हैं कि राजपूतों में अगला शासक कौन बनता है, राजा का सबसे बड़ा बेटा बनता है। तो हे साले साहब, आप मुझे ये बताइए कि मैं आपके भांजे को, जो कि मेरा छोटा पुत्र है, उसको जयपुर का उत्तराधिकारी कैसे बनाऊं। उस समय तो मैंने हाँ में हाँ इसलिए मिलाई आपके पिता के, क्योंकि मेरे पास कोई चारा नहीं था। इस प्रकार की बात को महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय समझ गए और महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने क्या किया, देबारी समझौते की जो शर्त थी उसको तोड़ दिया, अपनी ओर से तोड़ा और तोड़ करके अपने भांजे को माधो सिंह को, जो कि चंद्र कंवरी का पुत्र था, इनका भांजा था माधो सिंह, माधो सिंह को क्या किया, रामपुरा का जागीरदार बना दिया। इस रामपुरा के बारे में जो मैंने पढ़ा है अभी इस रामपुरा का जागीरदार बना दिया अपने भांजे माधो सिंह को, देबारी समझौते की शर्त को तोड़ते हुए। तो देखिए अपने जीजा आमेर के शासक सवाई जयसिंह के आग्रह पर महाराणा संग्राम सिंह ने देबारी संधि की शर्त को तोड़ते हुए
चंद्र कंवरी से उत्पन्न पुत्र माधो सिंह को रामपुरा का जागीरदार बना देते हैं ताकि आमेर में किसी भी प्रकार का कोई उत्तराधिकार संघर्ष ना हो। परंतु इसके बदले मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय जयपुरी आमेर के शासक सवाई जयसिंह द्वितीय से वचन लेते हैं कि साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन आपको साल के 12 महीनों में से केवल 6 महीने मेवाड़ राज्य की सेवा में 1000 सवारों को भेजना होगा और 1000 बंदूकचियों को भेजना होगा। और जब कभी भी मेवाड़ को युद्ध के लिए जरूरत पड़ेगी तो आपको 3000 सवार भेजने पड़ेंगे और 3000 बंदूकचियों को भेजना पड़ेगा। तो देखिए, परंतु इसके बदले जय सिंह को यह वचन देना पड़ता है कि साल में 6 महीने आमेर के 1000 सवार एवं 1000 बंदूकचियों को मेवाड़ की सेवा में रखना होगा एवं युद्ध में जरूरत के समय 3000 सवार एवं 3000 बंदूकचियों को मेवाड़ राज्य की सेवा में भेजना होगा। छोटा सा कंफ्यूजन आप एक बार और क्लियर कर लीजिए, हमने यहाँ पे क्या बात की है। देखिए, रामपुरा का हाकिम तो किसे नियुक्त किया था महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने? रामपुरा का हाकिम तो नियुक्त किया है वीर दुर्गादास राठौड़ को, जबकि जो माधो सिंह है चंद्र कंवरी से उत्पन्न जो पुत्र है, इनको रामपुरा का जागीरदार नियुक्त किया था। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने रामपुरा का हाकिम किसे नियुक्त किया था? वीर दुर्गादास राठौड़ को नियुक्त किया था। जबकि चंद्र कंवरी से उत्पन्न जो पुत्र था माधो सिंह को महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने रामपुरा का जागीरदार नियुक्त किया था। तो जागीरदार और हाकिम अलग अलग होते हैं, कंफ्यूज मत होना। अब देखिए, ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ में एक प्रसिद्ध चित्र आता है, उस चित्र को कहा जाता है कलीला दमना। उस कलीला दमना नाम के चित्र का चित्रण महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। तो इस बात का आप ध्यान रखना। देखिए, मेवाड़ चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्र कलीला दमना का चित्रण संग्राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में ही हुआ था। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। इसके अलावा महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण भी करवाया था। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना। देखिए, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण भी करवाया था। और इसके अलावा मेवाड़ में एक गांव आता है, उस गांव को कहा जाता है सीसारमा। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने मेवाड़ के सीसारमा गांव में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था और उसी मंदिर में वैद्यनाथ प्रशस्ति भी लिखवाई थी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने सीसारमा गांव में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था एवं वैद्यनाथ प्रशस्ति भी लिखवाई थी। तो ये बात भी आप याद रखना। इसके अलावा देखिए, प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के बारे में क्या कहते हैं। तो देखिए, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा ने महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के बारे में कहा है कि महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय बप्पा रावल की गद्दी का गौरव बनाकर रखने वाला अंतिम शासक था। इनकी मृत्यु के बाद में मराठों की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई थी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये था महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय का संपूर्ण इतिहास। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम केवल इतना ही करेंगे। मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों।